हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, संदीप सर से लगवा दिया गया था कि हम संविधान की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ज़ीरो टू हीरो इस क्लास का उद्देश्य रहने वाला है, यानी कि हम बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे। यानी कि कोई से भी तुम स्टेट के एग्ज़ाम और एसएससी का सीजीएल तक का लेवल इसके अंतर्गत स्थापित किया गया है हमारे द्वारा। ठीक है, यानी कि स्टेट एग्ज़ाम कौन से, यानी कि स्टेट एग्ज़ाम कोई भी जिसके अंदर संविधान पूछा जाता हो। आपको पहली ही क्लास में पता चल जाएगा कि हम कितना बेसिक से लेके ये सारी चीज़ें चल रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि स्टेट एग्ज़ाम के लिए प्रीफर करेगा और हमारे केंद्र वाले एग्ज़ाम के लिए भी, यानी कि सेंट्रल के एग्ज़ाम के लिए भी हमारा ये कारगर साबित होगा। रामबाण है ये क्लास, एक ही क्लास नहीं, ये टोटल मिला के हमारी जो क्लासें आएंगी, ये हमारी टोटल क्लासें मतलब चैप्टर वाइज आएंगी, यानी कि एक चैप्टर में 3 से 4 क्लास बनाई जाएंगी। ठीक है, और इसमें परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी बनाए गए हैं, वो भी देखते हुए चलना, और आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये पहली ही क्लास में क्या हमने जान झोंकी है। ठीक है, या इसी तरीके का कंटेंट आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा और आप कहोगे कि हाँ यार, संविधान एक बार पढ़ा था हमने, इस वाले चैनल से पढ़ा था और यहाँ से ही हमारा संविधान कंप्लीट हो गया है, अब हमें कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बोलोगे पीडीएफ के लिए तो कमेंट कर देना और हम टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा देंगे, तो आपको ये वाली पीडीएफ ही मिल जाएगी। या तो अपने हाथ से नोट्स बना लेना, ये बताते हैं कि अपने हाथ से नोट्स बनाए हुए ज़्यादा अच्छे रहते हैं, पर किसी को पीडीएफ निकलवा के अपनी पीडीएफ से ही पढ़ना है तो वो बात अलग है। पर ये संभवतः आपको क्लास देखनी चाहिए और मैं इसे समझाता हुआ भी चलूँगा। देखिए, सबसे पहला जैसा कि चैप्टर है, हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि अध्याय 1 हम लेकर आए हैं, भारत का संवैधानिक विकास, जिसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का जो संवैधानिक विकास है, इसे पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ी, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए। हमें इसे पढ़ने की तो इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि मतलब हम स्टार्टिंग कहाँ से करें संविधान को पढ़ने की। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की हमें स्टार्टिंग पता होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे क्या पढ़ लिए, हमने टोटल भाग पढ़ लिए, हम 3-4 चीज़ों में सिमट के रह जाते हैं, यानी कि अनुच्छेद पढ़ लिए, भाग पढ़ लिए, पर हमें यही नहीं पता कि जब ये अनुच्छेद और भाग आए थे तो इनसे पहला हमारा संविधान कैसा था। भाई, देश तो चलता होगा ना, तो देश कैसे चलता था, अंग्रेज़ों के द्वारा कैसे चलता था। ठीक है, और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने किस किस तरीके से हमारे पे शासन किया था, तो उन्होंने कुछ रूल बनाए थे, क्योंकि बिना रूल के तो कोई सा भी देश नहीं चल सकता, चाहे कोई गुलाम करे किसी देश को चाहे ना करे। तो उन्होंने भी कुछ रूल बनाए जिसमें भारत का संवैधानिक विकास बताया गया, और संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल की एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप ये सभी देख रहे हैं कि मैंने सबसे पहले हेडिंग डाली कि संविधान। संविधान क्या है? संविधान जो है, भारत में संवैधानिक एक भारत में संवैधानिक को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? भारत की है संविधान को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं या फिर विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। कौन कौन से को? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, और ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि पहले हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा था और उन शासन के द्वारा ही हमारा देश चल रहा था। यानी कि ब्रिटिश की कंपनियां थी, जैसे कि आपको पता था कि हमारे वास्को डी गामा आए थे जब भारत, तो उनके बाद 1905 के बाद हमारे क्या हुआ, कंपनियों की स्टेबिलिटी बननी स्टार्ट हो गई, पूर्णतः स्थापित और भी आगे चल के हुई, पर हमारी ये क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये कंपनी के अंतर्गत ही चलता था। इन्होंने आकर अपने कंपनी बनाई और उस कंपनी के अंतर्गत ही क्या कर रहे थे, ये वे वो कंपनी ही हमारा क्या बनती थी, रूल एंड रेगुलेशन तैयार करती थी, और उसी के द्वारा भारत की जनता उसमें आगे की ओर अग्रसर करती थी। जैसे कि सबसे पहले दे रखा है इसमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो समय आता है वो कौन सा आता है? 1773 से लेकर 1853 ईस्वी तक का वो समय था, जब जब तक भारत की कंपनियों ने, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों ने भारत पर राज करा था। ठीक है,
कब से बात है? 1753 से लेकर 1853 तक की बात है। 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1853 तक की ये बात है। और दूसरा जो था, जो ब्रिटिश क्राउन आया, ब्रिटिश क्राउन कब आया? देखो, ब्रिटिश क्राउन जब आया, जब हमारी 1857 की क्रांति हो रही थी, तो इसमें जो कंपनी थी वो विफल हो गई। वो विफल कैसे हो गई? यानी कि जो 1773 का से लेकर 1853 तक की जो इनकी बातें चल रही थी, इन्होंने जो कंपनी करा, तो यहाँ पे क्या करा, थोड़ा सा लास्ट में आते आते, 53 के बाद लास्ट में आते आते भारत की जो जनता थी वो थोड़ी सी चौकन्नी सी होने लगी। अब उनको, भारत की जनता को जो दबाने का काम किया गया, तो इन्होंने सोची नहीं, अब कुछ रूल चेंज करने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या कहा, ब्रिटिश क्राउन लिया है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन को ताज लिया है, और उसके अंतर्गत भारत पर शासन करने लगे। भारत पर शासन जब ये करने लगे, 1858 की ये बात है, 1858 से लेकर 1947 तक की ये बात है। 1858 से लेकर 1947 तक की ही बात करी जाएंगी, ठीक है। जब 1773 से 1853 तक की बात करी गई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात की जाएगी। कब से? 1773 से लेकर 1853 तक। परंतु ब्रिटिश क्राउन की जब बात की जाएगी, तो कब से की जाएगी? जब 1857 की क्रांति, याद रखना, उसके बाद, उसका 1857 की क्रांतियों का दमन करने के बाद ही 1858 से 1947 तक एक इन्होंने अपने ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लिया, और रूल बहुत अलग लेके आए अब के ये, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। ये भी बहुत अच्छा मुद्दा है, इसी के अंतर्गत लेके आएंगे, पर हम थोड़ा सा पहले बेसिक स्ट्रक्चर जान ले, उसके बाद हम अपनी कंटिन्यू आगे की तरफ क्लास करेंगे, ठीक है। इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। अब देखिए, अब हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आ रही है। देखो, सबसे पहला आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ कार्यकाल देख लेते हैं, इनको किस किस नाम से जाना जाता था और कब कब ये अधिनियम आए थे, ठीक है। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, सबसे पहला आया था ये 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, यानी कि ये आपस में अंतर इनका 11 और 10 साल का अंतर रहता था इनके बीच में। और फिर उसके बाद चार्टर एक्ट जो आया 1793 में आया, और चार्टर एक्ट दोबारा आया 1813 में आया, और चार्टर एक्ट के नाम से ही एक और आया 1833 में आया। 1833 के बाद एक चार्टर एक्ट आया 1853 में। 1853 में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंतर्गत जो टोटल जो इनके अंदर एक्ट आए, वो कितने आए? ये हमारे टोटल एक्ट जो आए थे वो 6 एक्ट आए थे। 6 एक्ट कौन कौन से थे? रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में आया। इसके बारे में बताऊंगा कि ये मतलब इनके अंतर्गत क्या हुआ था। अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो तैयार कर लेना पहले, तो उससे हमें पता चल जाएगा। और हाँ, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं वीडियो में 2 बार ही बोलूँगा, एक स्टार्टिंग में बोलूँगा, एक आखिरी में बोलूँगा, बीच में आपको डिस्टर्बेंस नहीं करूँगा, ठीक है। जिस बच्चे ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो लाइक भी करना। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर अब और आगे की तरफ। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। आप सभी बच्चे एक बार इनको ध्यान से देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, चार्टर एक्ट आया 1793 में, और चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में आया, और चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत जो आया, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1853 में आया। यानी कि ये हमारे टोटल जो हमारे 6 एक्ट आए, ये 1773 से लेकर 1853 तक के बीच में आए। कुछ 10-10 साल के अंतर्गत भी आए, कुछ 20 साल के अंतर्गत भी आए, और इसी तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ती गई। स्टार्टिंग में 10-10 साल के अंतर्गत पाए, 11-11, 10-10 साल के अंतर्गत पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे एक्ट आए। उसके बाद जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति जो मंगल पांडे जी द्वारा बताए जाते हैं कि इनफील्ड राइफल्स के उसमें करी गई थी, कि 1857 की क्रांति का मेन उद्देश्य तो जो था वो तो यही था कि वो गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस थे जिनको मुंह से खोलना पड़ता था, और उनका विरोध करने पर मंगल पांडे ने भी एक अंग्रेज़ की हत्या कर दी थी। और वैसे 1857 की क्रांति हमारे मेरठ से स्टार्ट हुई थी। 1857 से धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी के द्वारा ये क्रांति स्टार्ट करी गई थी। मेरठ से वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे थे और उन्हें वहाँ तक पहुँच भी गए थे। फिर वहाँ पर जाके एक राजा को इसकी बागडोर संभालने के लिए बोला था, ठीक है। वो बात मुद्दा अलग है, मैं उसके लिए 1857 की के ऊपर एक अलग से एक वीडियो बनवा दूंगा आपके लिए। आप बोलोगे तो कमेंट कर देना, ठीक है। 1853 फिर 57 की क्रांति जब हो गई, उसमें दमन कर दिया गया। दमन करने के पश्चात फिर क्या करा गया कि 1858 से
हमारा फिर क्या आ गया, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट आए, जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत को किस तरीके से देखा जाता था। 1858 के अंतर्गत जब देखा गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या आया हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जो 1858 में आया। इंडियन काउंसिल एक्ट आया जो 1861 में आया। इंडियन काउंसिल एक्ट जो आया 1892 में आया। और भारत परिषद अधिनियम जो आया 1909 में आया। भारत सरकार अधिनियम जो आया 1919 में आया। और भारत सरकार अधिनियम फिर दोबारा से आया 1935। देखो 1909, 1919 और 1935 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपर होंगे इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर डीपली कभी भी जाएगा और वो संवैधानिक विकास में से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इन तीन में से जरूर 110% पूछता है। ठीक है, 1940 का तो प्रस्तावना आएगी तो उसमें तो सभी को पता रहता है कि बेसिक स्ट्रक्चर तो सबको पता होता है कि हमारे भाई भारत छोड़ो आंदोलन चला और उसके बाद ये अलग अलग चीज़ें के वो करे। ये 10 साल का स्ट्रक्चर तो लास्ट का सबको पता रहता है। पर जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है वो भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि ये 3 तरीके का है। इसमें भारतीयों को कुछ चीज़ें अच्छी भी प्राप्त हुई और कुछ चीज़ें नेगेटिव भी प्राप्त हुई। तो इनके बारे में बात करेंगे जब फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव फिर 1940 में आया। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव जो आया वो 1942 में आया। और कैबिनेट मिशन जो आया 1946 के अंतर्गत हमारा क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स वो कैबिनेट मिशन आया 1946 के अंतर्गत। माउंट बेटन योजना जो आई 1947 में आई। जो माउंट बेटन योजना आई वो 1947 में आई। और इसी के अंतर्गत जो फिर हमारा संविधान बनकर तैयार होने की कागज़ पर आ गया। और हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य भी किया। टीम यानी कि हमारे संवैधानिक जो मेंबर्स थे वो उसमें भीमराव अंबेडकर जी ले लो या फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू ले लो, तो ये बहुत बड़े बड़े नेताओं ने बहुत अच्छे काम के अंतर्गत किया। हाल में संविधान की मांग बहुत समय से पहले से चल रही थी, 1924 के आसपास से चल रही थी। और 1930 के आसपास शायद हमारे मोतीलाल नेहरू जी ने एक छोटा सा प्रस्ताव भी पास किया था जिसे नेहरू रिपोर्ट भी बोलते हैं। उसका बहिष्कार कर दिया गया था। हमारे मुस्लिम लीग ने उसका साथ नहीं दिया था, तो इसके अंतर्गत वो नहीं हो पाया था। पर उसके बाद हमने और बहुत अच्छे अच्छे एक्ट आए, जैसे कि गोलमेज सम्मेलन में कुछ हमारे समझौते हुए। उसके बारे में सबके बारे में पता चलेगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर से रूबरू हो जाते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे रूबरू होने का आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हमारा भारत कैसा दिखता था। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहली जो आती है 1600 ईस्वी का राजलेख तैयार करते हैं। यानी कि देखो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से पहले 1600 को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यानी कि 1600 का एक्ट पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 1600 ईस्वी का एक्ट जो था वो क्या था, वो एक चार्टर एक्ट था। तो इस राजलेख के माध्यम से इसे महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। यानी कि अब तुम खुद देख लो, विदेशों में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे घर के किसी सदस्य ने मुझे परमिशन दी कि भाई तू जा और 15 साल जॉब करके आ कहीं बाहर। ठीक है, और वहाँ का पैसा इकट्ठा करके लेकर जिसे हम अपने घर में यूटिलाइज़ करेंगे और उसे बढ़ाएंगे। इसी तरीके से जो महारानी एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ ने अपने देश में से बैठकर एक राजलेख के माध्यम से एक महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की यानी कि एक कंपनी के रूप में एक स्थापना कर दी कि उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक राज करने तक का व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया। यानी कि तू 15 वर्षों तक जा और व्यापार करके आ। ठीक है, क्योंकि भाई विदेश का मामला था, इतनी सुविधाएं होती नहीं थी कि एक दिन जाओ और वो वहाँ पे 10 दिन जाओ और लेके आ जाओ। तो 15-15 साल लग जाते थे। 15 साल में 5-7 साल अपना वो भी करेंगे। एक साल कम से कम जाने में भी लग जाएगा, क्योंकि बाय उससे जाया जाता था, यानी कि समुद्र के द्वारा जाता था। और पहले नाव भी इतनी बड़ी नहीं होती थी, जो इतनी सुविधाएँ नहीं होती थी। तो उसने क्या किया, सबसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक बाहर के देशों में यानी कि पूर्वी देशों में अपना व्यापार करने का अधिकार था। यानी कि तो फिर आप क्या बताओगे, 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक का ये अधिकार प्राप्त था। कितने वर्षों तक का प्राप्त था, 15 वर्षों तक का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये 15 वर्षों तक का इनको अधिकार प्राप्त था।
स्थापना के समय उसी कंपनी की कुल पूंजी, जब उसने स्थापना करी उस कंपनी की कुल पूंजी कितनी थी? उस कंपनी की कुल पूंजी थी 3133, यानी कि कितनी थी? 3133 थी, पौंड थी, 3133 पौंड थी। इसे तथा इसमें कुल 217 भागीदार थे, यानी कि कुल कितने भागीदार बनाए थे? ये क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे। तो उसमें कुल कितने भागीदार बनाए थे? 217 भागीदार बनाए थे। तो 1600 ईस्वी का राजलेख चार्टर एक्ट अधिनियम बनाया गया। तो उसके अंतर्गत क्या स्थापना की गई? यानी कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, यानी कि 1700 ईस्वी के निकट ही आ गया ना ये तो जब ये स्थापना की गई तो महारानी एलिजाबेथ ने सभी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक का 15 वर्षों तक का बाहर विदेश में व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो उसी समय जो इनके कंपनी की कुल जो पूंजी थी वो 3133 पौंड थी, और तथा इसमें कुल 217 भागीदार थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। अब देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? इस मुख्य उद्देश्य के कार्य को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करने तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। यानी कि जो 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्य को भारत तथा ब्रिटेन दोनों स्थानों पर नियंत्रित करने तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना था। यानी कि इसमें ब्रिटेन ने एक क्या करा, 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसमें भारत और ब्रिटेन दोनों के स्थानों पर नियंत्रित, यानी कि उन्होंने क्या करा कि वो बैठे तो वहाँ हैं और वहाँ नियंत्रित कहाँ करें? कंपनी को यहाँ से नियंत्रित कर रहे हैं और भारत को भी नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, नियंत्रित करना तथा कंपनी में व्याप्त दोषों को समाप्त करना, यानी कि कितनी कमियाँ आई थी उनको अपने अनुसार उनको सुधारना था। ठीक है, तो ये हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का छोटा सा सार था। तो 1773 का आप समझ गए होंगे रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था। अब देखो परीक्षा की दृष्टि से हमारे कुछ इसमें क्वेश्चन बनेंगे, वो किस तरीके से बनेंगे? देखो परीक्षा दृष्टि, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ये तो सबकी पता है कि स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई। मैंने अभी आपसे ये क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन मैंने बोला था, कंपनी की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से हुई? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से हमारी ये स्थापना की गई थी। किसकी? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की। आई बात समझ में? उसके बाद महारानी एलिजाबेथ क्या है? महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसकी अध्यक्षता से पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की। अब देखो एक महारानी जो एलिजाबेथ थी, जब इसने अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता ऐसी थी कि व्यापार करने की जो आज्ञा प्रदान की वो लॉर्ड मेयर के द्वारा तैयार की गई। यानी कि अध्यक्षता कौन थे उस समय? लॉर्ड मेयर थे, यानी कि लॉर्ड मेयर के समय पे ही ये सारी चीज़ें की गई। अब अगला है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया? यानी कि किस अधिनियम के द्वारा, यानी कि जो हम ये बता रहे थे आपसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें गवर्नर जनरल का पद भी सर्जित किया गया। तो कौन थे वो? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार ये हमारा स्थापित किया गया। तो अगर कोई पूछ ले कि गवर्नर जनरल का पद सर्जित किया गया, वो कब किया गया था? 1773 में। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वो सर्जित किया गया था। अब इसका फैक्ट है, एक फैक्ट भी लेके आऊँगा मैं। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। देखो इसमें क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के मैंने 3-4 तरीके से आपको बता दिया। अब हम क्या बताएंगे? फैक्ट बताएंगे। देखो बंगाल कलकत्ता, जिसको बंगाल को पहले हम कलकत्ता बोलते थे, वो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो एक दूसरे से स्वतंत्र थी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों में गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, कितने के द्वारा? 3 गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल कलकत्ता में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को जब एक दूसरे से स्वतंत्र थी, इस अधिनियम द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर जनरल को 3 प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल द्वारा गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा, और वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे?
वारेन हेस्टिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो हम किस पर हाईलाइट कर लेंगे, वारेन हेस्टिंग्स पर कर लेंगे बस, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स थे। अब देखो अधिनियम के अधीन, ऐसा कौन सा अधिनियम के अधीन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में, किसमें, 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई, कलकत्ता में। अब सर्वोच्च न्यायालय भी स्थापित कर दिया इन्होंने, देखो अपना 1774 में। अभी तो 73 में इन्होंने गवर्नर जनरल बनाया। कौन बनाया, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया प्रथम गवर्नर जनरल। और जो 1773 का इनका रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद बनाया इन्होंने, ठीक है, गवर्नर जनरल का पद, यानी कि उसी समय बनाया था। फिर अधिनियम के अधीन 1774 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी इन्होंने, किस में, कलकत्ता में, किस में, 1774 ईस्वी में। अब देखते हैं, सर एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। किसको, सर एलिजा एम्पे को। तो एलिजा, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, सर एलिजा एम्पे बने, को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, तथा 3 अन्य चेम्बर्स, लिएमेस्टर एवं हाइट को न्यायाधीश बनाया गया। यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, सर एलिजा एम्पे बनाए गए। कौन बनाए गए, सर एलिजा एम्पे बनाए गए मुख्य न्यायाधीश। और जो अन्य न्यायाधीश बनाए गए वो चेम्बर्स, लेमेस्टर एंड हाइट को बनाया गया, ठीक है, अन्य न्यायाधीश। तो कितने न्यायाधीश बने थे, 3 बने थे। और प्रमुख कौन थे हमारे, एलिजा एम्पे थे, और उनके बाद 3 अन्य कौन थे, यानी कि चैम्बर्स, लेमिनिस्टर और हाइट को न्यायाधीश बनाया गया था। परीक्षा की दृष्टि से कुछ मुख्य सवाल देख लेते हैं। यानी कि हमारा परीक्षा की दृष्टि से जो सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, और इनको नोट जरूर कर लेना या फिर इनको हाईलाइट कर लेना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे, यानी कि फिलिप फ्रांसिस थी, क्लेवरिंग थे, और मानस एवं बारवेल थे, ठीक है। कौन थे, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के जो 4 सदस्य थे वो कौन कौन थे, फिलिप फ्रांसीसी थे, क्लेवरिंग थे, मानस एवं बारवेल थे। कौन थे 4 सदस्य, फिलिप फ्रांसीसी, क्लेवरिंग, मानस और बारवेल। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था। देखो अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट बदलेगा कब, या तो 15 साल बाद बदलेगा, है ना, या फिर कितने साल बदलेगा, मैं तुमसे बताया था 11 या 10 साल बाद बदलेगा। अच्छा 1773 में आ गया ये, तो जो भी एक्ट आया, जो भी सारे नए कानून आएंगे तो 10 साल में तो उसी के द्वारा आएंगे ना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। तो ध्यान रखना, यानी कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना हुई, सबसे पहले उच्चतम न्यायालय कहाँ बना था, कलकत्ता में बना था, मैंने अभी बताया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो उच्चतम न्यायालय की जब स्थापना की गई तो किस अधिनियम के द्वारा की गई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, क्योंकि सबसे पहले वो ही आया था। और वो पूछ ले कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन सा एक्ट के द्वारा की गई, पक की गई तो 1774 में, 1773 में की गई, पर एक्ट कौन सा था, 1773 का एक्ट के द्वारा की गई, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों ने से उपहार व रिश्वत लेने से प्रतिबिंब कर दिया गया, यानी कि कोई भी गवर्नर जनरल या भी कोई भी विदेशी आदमी किसी भी भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत नहीं लेगा, उस पर क्या करा गया, प्रतिबिंब लगाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ये तो चलो फिर भी अच्छा किया कि इन्होंने इतना सोचा कि किसी से रिश्वत ना लेनी पड़े। और भाई राजी क्यों कर रहे हो जब इतनी सोच रहे हो हमारे बारे में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, अभी बताए थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। परीक्षा की दृष्टि से सवाल रिपीट हो रहे हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1774 के ईस्वी में की गई थी। अभी मैंने बताया था ना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कब की गई, 1774 में, पर किस एक्ट के द्वारा की गई, 1773 के एक्ट के द्वारा की गई। ध्यान रखना ये चीज़। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियंस इतिहास का युग परिवर्तक काल किसने कहा है, यानी कि 1765 के जो हमारा एंग्लो इंडियंस इतिहास का युग परिवर्तक काल कहा है वो एल्बर्ट ने कहा है। किसने कहा है, एल्बर्ट ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, किसी भी अच्छे एग्ज़ाम में, यानी कि एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, यूपीएसआई, ये में उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, जो ये पहला चैप्टर है ना, ये मोस्टली ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि कांस्टेबल लेवल में या फिर एमटीएस में, सीएचएसएल में, इन सब में नहीं पूछा जाएगा, इसमें भी पूछा जाता है ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, जब क्वेश्चन हार्ड बनाना होगा ना, तो यहीं से लेकर आएगा। बच्चे क्या करते हैं कि हमारे अनुच्छेद पढ़ लिए, अनुसूचियाँ पढ़ ली, भाग पढ़ लिए, ठीक है, संशोधन पढ़ लिए मोटे मोटे, बस ये चीज़ें पढ़ते हैं, पर ये बेसिक स्ट्रक्चर कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, तो आप उन सबसे अलग होंगे। अरे पढ़ो ना, एक बार पढ़ो चैप्टर को, चैप्टर क्या 2-2.5 महीने में मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, हमारी जितना भी संविधान है, तो इसे पढ़ो ना। जब तुम ये तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर तुम्हें ये उठा के ही नहीं देखनी पड़ेगी, बस रिवीजन करनी हुआ करेगा हर हफ्ते में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा एक्ट चलेगा 1600 ईस्वी का राजलेख चार्टर एक्ट चलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से खोल के चलेंगे हम बातें को। ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि जो हमारा 1600 का एक्ट है, ये 1600 का एक्ट चार्टर एक्ट मैंने शायद दोबारा कर दिया। हाँ, ये दोबारा पेज जुड़ गया इसमें, ये मैंने दोबारा हो गया कलकत्ता। हाँ, 3 प्रेसिडेंसियाँ दोबारा, परिषद, अधिनियम, गवर्नर जनरल। चलो कोई नहीं, मैं इसे करेक्शन कर दूंगा एक बार। हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा मेन, तो परीक्षा दृष्टि के गवर्नर जनरल का हो गया, एल्बर्ट तक हो गया ना हमारा, ये एल्बर्ट तक हो गया। हाँ, पिट्स इंडिया एक्ट चलेगा हमारा कल से यहाँ से। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1773 का एक्ट समझ में आ गया होगा आपको। इसमें 3 चीज़ें एक बार रिव्यू कर देते हैं। 3 चीज़ें इसमें हमारी मेन जो आई थी, वो एक तो गवर्नर जनरल आए थे। ठीक है, गवर्नर जनरल आए थे, सबसे पहले गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स बनाए गए थे। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद सर एलिजा एमपी के को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और इनके 3 अन्य सदस्य बनाए गए। तो वो कौन कौन से थे? जैसे चैम्बर्स था, लेमेस्टर था एवं हाइट को न्यायाधीश बनाया गया। परीक्षा की दृष्टि से भी कुछ सवाल हमने देखे थे। वो परीक्षा की दृष्टि में बताया था कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। पर आया कब था? 1774 में आया था। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी बताया था कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल हमारे आगे भी बनते रहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और हम अगले एक्ट पे कल चलेंगे। थोड़ी वीडियो आज छोटी करते हैं, इतनी ही वीडियो रखते हैं और कल हम इससे थोड़ी सी वीडियो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं थोड़ी सी भैया वीडियो बढ़ा दो या फिर इतनी रखो, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। आप सभी को मेरा राम राम।